Hello student, today we are discuss about periodic trends in atomic radius. पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप एंड लेफ़्ट टू राइट जाने पर किस तरीके के वेरिएशंस होते हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को हम सब पहले से ही पढ़ रहे हैं, 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा है। एटॉमिक रेडियस क्या है? एटॉमिक रेडियस क्या है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन आउटरमोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है और उसका न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर लेसन में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन इज ए वेव। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक वेव है। अब वेव है बेटा, तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का क्या है, वो एक जगह फिक्स नहीं है, वो क्या कर रहा है? चारों तरफ मूव कर रहा है। तो अब इसके हिसाब से तो हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को नहीं पता लगा सकते, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो एटम की हमारे पास बाउंड्री डिफाइन नहीं है। एटम्स बाउंड्री नॉट डिफाइंड। ठीक, तो एटॉमिक रेडियस टर्म को हमने एक्सप्रेस किया किस फॉर्म में? अगर हम एटॉमिक रेडियस को बॉन्डेड स्टेट में निकालें, बॉन्डेड स्टेट या फिर इंटरैक्शन स्टेट, बॉन्डेड स्टेट या इंटरैक्शन स्टेट के अकॉर्डिंग हम इसको फर्स्ट कोवलेंट रेडियस, सेकेंड हमारे पास है वॉन्डर वॉल रेडियस, थर्ड मेटालिक रेडियस एंड फोर्थ इज आयनिक रेडियस। ठीक, तो हमें एटॉमिक रेडियस को किस टर्म में पढ़ना है? कोवलेंट रेडियस, वॉन्डर वॉल रेडियस, मेटालिक रेडियस और आयनिक रेडियस। तो वन बाय वन हम इसकी स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट हम कोवलेंट रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोवलेंट रेडियस क्या है? इट इज डिफाइंड द हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, ठीक, व्हेन दे आर बॉन्डेड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा एटम जिसके बीच में क्या हो? कोवलेंट बॉन्ड बनता हो, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे में क्या मिलती है हमें? कोवलेंट रेडियस। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हाँ मेरे पास कोई एक एटम है ए और ये है हमारे पास ए, ये ए एटम, ये एटम, ठीक है। अब क्या है, इनके बीच में क्या हुई? शेयरिंग हुई। अब शेयरिंग से क्या बनेगा? ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक। शेयरिंग से क्या बना? कोवलेंट बॉन्ड बना। तो अब ये भी एटम है, ये भी, तो इनका जो डिस्टेंस है जस्ट हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ए। तो कोवलेंट रेडियस आपका क्या हो गया? डी ए, क्या, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल सेम है। मान लो ये भी हाइड्रोजन होता, ये भी हाइड्रोजन होता, HH एटम होते हमारे पास, तो जस्ट हाफ हो जाती। तो ये आपका क्या हो गया? कोवलेंट रेडियस के लिए एक फॉर्मूला आ गया। मान लीजिए एटम्स आर डिफरेंट एटम्स के बीच में भी कोवलेंट बॉन्ड होता है। जैसे मान लीजिए HCl, H अलग है, Cl अलग है। तो ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, कि उनको इलेक्ट्रॉन, दोनों को कितनी इलेक्ट्रॉन को अटैच करने की टेंडेंसी है, ठीक है ना। एटम्स आर डिफरेंट। जैसे मान लीजिए HCl हो हमारे पास, जब एटम डिफरेंट हो गए तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, लगभग सेम, कि दोनों को इलेक्ट्रॉन की नीड है। ओके, जैसे अब ये क्या है? ये कोई मॉलिक्यूल है, ये आपके पास
ये B है, तो इनका जो डिस्टेंस होगा क्या आ जाएगा, डी ए बी इज इक्वल टू सम ऑफ द रेडियस, कोवेलेंट रेडियस आर ए प्लस आर बी। तो ये आपका हो गया जब आपके पास डिफरेंट एटम दिए हों, और इसी को बेटा हम बोल देते हैं, ये जो हम डी ए ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं, ये किसको टर्म को डिफाइन कर रहा है, बॉन्ड लेंथ को। आगे जाके आप इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना, ये बॉन्ड लेंथ को भी डिफाइन करता है। तो कोवेलेंट रेडियस आपका क्या है, इट इज डिफाइन द हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम ऑफ एन एलिमेंट, इनके बीच में क्या हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉन डेर वाल रेडियस। वॉन डेर वाल रेडियस वॉन डेर वाल रेडियस आपकी क्या होती है, जिन एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में, मोस्टली ये आपकी कहाँ मिलती है, मॉलिक्यूल्स पे मिलती है, ओके, ये मॉलिक्यूल्स पे होगी और विदाउट एनी बॉन्ड। मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता, ओनली फॉर इंटरेक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। आप पढ़ते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ठीक है। मान लीजिए आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं, मोस्टली मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, एक H2 मॉलिक्यूल है, एक H2 मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ये इनका आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, इंटरेक्शन है, वो कितना है, ये H2 है, ये H2 है। अब जितना इनको पास आना है, क्योंकि इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं होती है बेटा, दो मॉलिक्यूल के बीच में केवल क्या है, फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, ये सेम चार्जेस हैं इनके पास, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। अब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नॉन बॉन्डिंग एटम ऑफ एन एलिमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉन डेर वाल रेडियस। तो देखिए अब इसमें जितना इनको पास आना है, ये पास आ जाएंगे। उसके बाद क्या, अगर आप ज़्यादा इनको नियरेस्ट लाना चाहेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्यों, एक जो न्यूक्लियस होगा वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है ना। अब क्योंकि सेम चार्जेस हो जाएंगे, तो इनको आप ज़्यादा भी पास नहीं ला सकते, केवल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही वॉन डेर वाल रेडियस को हम जज करते हैं, क्योंकि इसमें कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक। तो आपकी जो रेडियस होगी, वॉन डेर वाल रेडियस क्या हो जाएगी, ये जो आपने निकाली है यहाँ पर, DH/2, ठीक है, जस्ट हाफ हो जाएगी, जस्ट हाफ हो जाएगी। आपने मॉलिक्यूल्स दिए हैं, मान लीजिए हीलियम है, हीलियम का मॉलिक्यूल है एक, और ये भी एक हीलियम का मॉलिक्यूल है, दोनों ही क्या है, इनर्ट गैसेज है। वॉन डेर वाल रेडियाई का यूज़ ज़्यादातर मोस्टली हमारी इनर्ट गैसेज या नोबल गैस होता है, क्योंकि इसमें आपस में कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेज, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इनको, इनर्ट गैसेज। तो आप कैसे निकालेंगे इनर्ट गैसेज को, इसमें भी आप R वॉन डेर वाल रेडियाई, D हीलियम/2, तो ये आपकी वॉन डेर वाल रेडियस है। इसका नोट डाल के आप लिख सकते हैं, ये कहाँ पर है आपका, केवल और केवल कहाँ पर, आपके पास जहाँ पर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसका जनरली यूज हम कहाँ करते हैं, इनर्ट या नोबल गैस। इनर्ट गैस को हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि आपस में एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं, केवल इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वॉन डेर वाल रेडियस। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, अब आपने दो रेडियस पढ़ लिए, वॉन डेर वाल रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि विच रेडियस आर लार्ज, वॉन डेर वाल रेडियस लार्ज होती है या कोवेलेंट रेडियस लार्ज होती है। अब बेटा आप खुद भी देख सकते हैं, कोवेलेंट रेडियस में क्या था, एक दूसरे के शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, है ना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, है ना, और आप उसको हाफ कर रहे थे।
तो ये क्या करते हैं, ओवरलैप कर रहे थे एक दूसरे से, और यहाँ पर क्या है, इनको जितना पास आना है उतना पास आ गए, फिर उसके बाद ये पास नहीं आ सकते, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब इनके बीच में ये देखो डिस्टेंस है, ये है आपके खाली जगह डिस्टेंस है, इट मीन्स क्या है, वॉन डर वॉल रेडियस आपकी क्या है, बड़ी होती है, वॉन डर वॉल रेडियस ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। ये आप नोट्स में इसको नोट डाल के लिखिएगा, वॉन डर वॉल रेडियस बड़ी होती है हमेशा कोवेलेंट रेडियस से। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस है। कोवेलेंट रेडियस में कोई डिस्टेंस नहीं होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, फिर हम उसकी हाफ करके एटम का जो होता है उसका हाफ करके जब उसको निकालते हैं, हाफ इसमें भी करते हैं, पर ये ओवरलैप करते हैं या ओवरलैपिंग नहीं है। ओके, इसलिए वॉन डर वॉल रेडियस आपकी लार्ज होती है, किससे, कोवेलेंट रेडियस से। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटालिक रेडियस। आप इसको नोट कर लीजिए पहले, मेटालिक रेडियस को बात करते हैं अब हम। ओके, मेटालिक रेडियस जो किसमें मिलती है हमें, मेटल्स में, इट मीन्स जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं उनमें हमें मिलती है मेटालिक रेडियस। इसमें मिलती है हमें मेटल्स में, जैसे आयरन का कोई रॉड हो, वो कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, कोई भी क्रिस्टल है कैसा स्ट्रक्चर होगा, वो 3D स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है, मेटल के चारों तरफ क्या करते हैं, वो फ्लो करते रहते हैं, तो उनका हर मेटल के साथ एक इंटरेक्शन रहता है, जिसकी वजह से वो बाउंड रहते हैं। और जो जैसे मान लीजिए आपके पास आयरन का रॉड है, अब रॉड है तो उसका मतलब क्या है, वो पूरा क्या है, 3D स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरा। स्ट्रक्चर कैसा है, 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्या है, अब हर मेटल का यहाँ पर जो एक आयरन ये है, ये आयरन, ये आयरन, ये आयरन, अब इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन न्यूक्लियस के, ये क्या, ये फ्री रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे में क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। जब ये मूव करेंगे तो क्या करेंगे, ये मान लीजिए मैं यहाँ पे केवल ये एक आयरन का इलेक्ट्रॉन और ये बना के रख रही हूँ, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा आयरन है, अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इट मीन्स जो आसपास के और आपके जो एटम हैं यहाँ पर आयरन के, उनको भी क्या कर रहा है, अपनी तरफ न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है। तो ये एक तरीके से क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्रिस्टल का फॉर्म करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटल क्रिस्टल। तो मेटालिक रेडियस क्या हो जाती है आपकी, मेटल इट इज डिफाइंड एज हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम, ठीक है, बिटवीन टू एडजेसेंट एटम इन ए मेटालिक क्रिस्टल। अब देखो इनके बीच में ये जो है इसकी हाफ हो जाएगी, यही होती है आपकी मेटालिक रेडियस, जस्ट हाफ हो गई, तो इसमें भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा, मेटालिक रेडियस। दो मेटल को कौन बाउंड करके रख रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स बाउंड करके रख रहे हैं तो एक सारे न्यूक्लियस को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसका भी इंटरन्यूक्लियर अट्रैक्शन सारे न्यूक्लियस को बाउंड कर रहा है, और मेटल एक क्रिस्टल की फॉर्म में बना हुआ है, इसी को हम बोलते हैं मेटालिक क्रिस्टल। तो अब आप बताइए कि अब इसमें कौन सा, अब आपने 3 रेडियस हो गया, अब कौन सा लार्ज हुआ, मेटालिक विच इज लार्ज रेडियस, मेटालिक रेडियस या फिर वॉन डर वॉल रेडियस या फिर कोवेलेंट रेडियस। अब आप बताइए, खुद स्ट्रक्चर से देखिए तो क्रिस्टल फॉर्म में है, तो कैसे हम इसको अरेंज करेंगे रेडियस को, सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, वॉन डर वॉल रेडियस, ओके, क्योंकि इसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपकी मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस सबसे बाद में चली गई, क्यों, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो फर्स्ट हम किसको देंगे, वॉन डर वॉल रेडियस, सेकेंड हमारी मेटालिक रेडियस, और नेक्स्ट हमारा हो गया कोवेलेंट
रेडियस। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन आ जाए इससे, तो आप सबसे पहले तो ये पहचान के देखें, जैसे मान लीजिए हीलियम का पूछ लिया, हीलियम क्या कोवलेंट रेडियस बना सकता है? नहीं बना सकता। ठीक है, मेटालिक रेडियस बनाएगा? नहीं बनाएगा। केवल उसके पास वॉन डेर वाल रेडियस होता है, और इसीलिए उसका अपने जो पीरियड्स, अगर हम तो लेफ्ट टू राइट जाएं तो कुछ ट्रेंड्स आते चले जाते हैं। तो वेरियस ट्रेंड्स को अब हम स्टडी करेंगे डाउन द ग्रुप जाने पर और आपका लेफ्ट टू राइट जाने पर किस तरीके के वेरिएशंस होते हैं। तो ये सारे रेडियस आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम इसके वेरिएशंस को देखते हैं, वेरिएशन क्या होंगी अब इसमें, उसके बाद फिर हम आयनिक रेडियस को भी डिस्कस करेंगे। इसके पहले कुछ देख लेते हैं वेरिएशन। फर्स्ट वेरिएशन अगर हम देखें, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। ठीक है, मान लीजिए Li, Be, BCNOF। अब आपसे पूछा गया ये हम कहाँ चल रहे हैं? लेफ्ट टू राइट, है ना। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएं और Na, K, Rb, CS और Fr और डाउन द ग्रुप। अगर हम ग्रुप में चले तो क्या होता है? हमारा एटॉमिक रेडियस क्या होगी? डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है? आपका नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती चली जाती है, जिसकी वजह से आपकी रेडियस क्या होती है? बड़ी होती है। और अगर लेफ्ट टू राइट जाएं, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको बेटा क्या बोलते हैं? Z। Z क्या होते हैं? आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसको हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है? लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका शेल इंक्रीज नहीं होती है, क्या बनता है? आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या होता है? इंक्रीज होता चला जाता है, जिसकी वजह से आपकी रेडियस यहाँ क्या हो जाती है? स्मॉल हो जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो गई, और टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस क्या होती है? इंक्रीज होती है। रीजन क्या है आपके पास? ड्यू टू नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, और इसका रीजन क्या है आपका? ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, या फिर Z इंक्रीज, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या बढ़ता है आपका? उस शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? आपकी रेडियस छोटी होती चली जाती है। अब जैसे हम बात करें कि ये तो हमारे पास एक जनरल चीज थी, अगर मैं आपसे पूछूं कि Li, Be, BCNOF और आपका नियॉन। ठीक है, नियॉन भी ले लिया मैंने। अब आप इसको बताएं एटॉमिक रेडियस क्या होगी। अब बेटा एटॉमिक रेडियस अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक तो आपकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक, अब ये क्या है? यहाँ पर क्योंकि ये क्या है? आपकी कोवलेंट रेडियस बना रहे हैं। अब नियॉन क्या है? वॉन डेर वाल रेडियस है, वॉन डेर वाल रेडियस है, तो ये रेडियस क्या होगी? सबसे आगे आएगी, सबसे ज़्यादा आपकी क्या होगी? नियॉन की रेडियस होगी एज कंपेयर टू लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि ये वॉन डेर वाल रेडियस आपका शो करता है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि एक्सेप्शन है ये। मान लीजिए पीरियड में हाइड्रोजन से अगर मैं हीलियम तक चलूँ तो किसकी रेडियस ज़्यादा होगी? हाइड्रोजन में क्या है? कोवलेंट रेडियस बनाता है। हाइड्रोजन क्या बनाता है? कोवलेंट रेडियस। हीलियम क्या बना रहा है? वॉन डेर वाल रेडियस। तो दोनों में क्या है? वॉन डेर वाल्स रेडियस किसमें बनती है? नॉन बॉन्डिंग, जो नियरेस्ट एटम्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनती है ये नॉन बॉन्डिंग हो जाती है और नोबल गैसेस बनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसकी हो गई? वॉन डेर वाल रेडियस ज़्यादा हो गई और कोवलेंट रेडियस बड़ी हो गई। अगर आपको कंपैरिजन में नोबल गैस के साथ आता है तो बेटा इनमें वॉन डेर वाल रेडियस मिलती है, इसलिए इनकी रेडियस इंक्रीज होती है।
अदर अपने अपने ग्रुप में अपने